10 जाट MP हैं बीजेपी के, उन पे धूल गिरो सिर में लाठी दो। जाट है, उनको कहो कि क्या कर रहे हो तुम। कहा पर मैं खुद राजकीय सेवा में हूँ, जहाँ सारे ऊंचे पदों पे ब्राह्मण लोग ही बैठे हैं। वो हमें अलग अलग नहीं बोल के ये बोलते हैं मार्शल कौम, कि मार्शल कौम को साथ बिठाना पसंद नहीं करते। और ये हमारे मार्शल कौम की लड़कियां थी जो ब्रजभूषण के खिलाफ बोली। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो बहुत सारे ब्रजभूषण पैदा हो जाएंगे और हमारे लोग, हम लड़कियां दब जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जैसा अंकल या खाप पंचायत करे वैसा फॉलो करे। और एक ब्राह्मणवाद सच्ची में इतने निर्दयी होते हैं, दया नाम की चीज नहीं होती। हम तो भुक्त भोगी हैं, हर ऊंची ऊंची पोस्ट पे कब्जा करके बैठे और नीचे वालों को पनपने नहीं देते। पास में बिल्कुल आएंगे साहब, मैं तो लेके आऊंगा अपने खर्चे पे 5-10 भर के सबने आपो की बात करी, सब सुझाव दिया। हमारे बंगेरिया साहब धन्यवाद। मैं और रणवीर भाई तो हम दूधू जाके आए, दूधू में मीटिंग करके आए, ये तय करके आए कि 5 दिन का अल्टीमेट दे के आए कि 5 दिन के अंदर या तो ये सरकार कोई हल निकाल देगी, नहीं निकालेगी तो दूधू पुलिया के ऊपर रोड बंद की जाएगी। हाँ, मैं कैप्टन समय सिंह बैसला, कर्नल बैसला के परिवार से सवाई माधोपुर करौली बेल्ट से हमारे पूरे सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। इस मामले में जैसे सुना है तो बहुत अपने लेवल पे वहाँ भी हम मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह ये बात चली हुई है। ये कोई जाट समाज की, गुर्जर समाज की या मीना समाज की कोई लड़ाई नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जो हमारे ऊपर एक अन्याय हो रहा है और उसको कोई सुन नहीं रहा है। हम सभी समाज मिलकर के यदि इसको उठाएंगे, हमारे कर्नल बैसला साहब ने कोई लड़ाई उठाई थी, संगठित समाज था, आगे तक विजय हुई। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको लेडीज की लड़ाई नहीं समझें, जाट समाज की लड़ाई नहीं समझें, हरियाणा की लड़ाई नहीं समझें, यह हमारी आपकी सभी की एक नेशनल इश्यू है। तो हम संगठित रहेंगे तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं संगठित नहीं रहे तो ऐसे बहुत से पहले हो चुके हैं और बहुत से कारनामे और होंगे। गाँव में मत घुसने तो जब तक अपने को न्याय नहीं मिले तब तक, मेरा तो ऐसा सुझाव है। और ये सर्व जातीय मुद्दा है, ये कोई एक अकेले जाट समाज का मुद्दा नहीं है। मेरे कल भी आपको जो टुकड़े दौसा साइड से सर्व जातीय, हमारे वहाँ बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा दुख है 2-3 दिन से लोगों में कि हमारी बच्चियों के साथ में अन्याय हुआ है। मैं रामजीलाल मीणा दौसा से हूँ और आगे भी हमारी कहीं जरूरत पड़े आपको तो आप एक आवाज दौसा की तरफ एक रुमाल ही घुमा देना, हम आपके साथ तन मन धन से दिल्ली चलोगे, जहाँ हम आपके साथ गाड़ियों में भर के लेके हम साहब का आगे और पीछे से हम सारे लोग आप सब हम का साथ देंगे। धन्यवाद। मामला है जिसमें पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। पोक्सो एक्ट में जो मामला दर्ज होता है तो इमीडिएट कार्रवाई होती है, गिरफ्तार होते हैं। इसमें मजाक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है वकील होने के नाते कि जब पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फटाफट सारी कार्रवाई होती है। इसमें तमाशा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो आदमी वैसे ही भूषण साहब बैठे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है, हम सबके साथ हैं, वकील है साहब बात है, संगठन से कार्रवाई होगी, वैसे कुछ नहीं होगी। बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा पूरे समाज को। वो एक ही आग्रह है अपनी कि आज तक जो भी न्याय और न्याय की लड़ाई हुई है, सगड़ा लोग एकत्रित होके और अपन एक जगह इकट्ठे होना चाहिए। और जब तक मैदान में नहीं उतरा, जब तक कोई खेल नहीं तो हारी जाए और नहीं जीती जाए। मैं बीकानेर चला रही हूँ, पता चलो मीटिंग है और सारा लोग जगह संगठित हो और मीर साहब कोई मतलब रास्ता बता या फिर एक जगह आप इकट्ठा हुआ और ये लिए आप चलना चाहिए। और जल्दी जल्दी जितो जल्दी हो सके आप सारे लोग इकट्ठा हो चलेंगे और जिया मीर साहब बोलेगा दिया करेगा। ओके साहब का ही कर दिया भाई, साहब का दूसरी जगह है। लेकिन सभी से निवेदन है, शांति पूर्ण रहेगा, ऐसा नहीं ठीक है। ये आंदोलन सार्वजनिक है, सर्व समाज हुआ है, किसान सब है, किसान है कि मार्केट ये दीनदयाल जाकर पत्र भेजा।
लाना सब यहाँ जयपुर में जो रह रही है वो सब 50 सात घंटे का आंदोलन है। दस जाट MP हैं बीजेपी के, उन पे धूल गिरो सिर में लाठी दो। जाट है, उनको कहो कि क्या कर रहे हो तुम। मेरे को जसकोर को तो मार दो, जसकोर को तो मैं बांध दूं गौसा में। बहुत आंकड़ों से साहब। हमारी बेटियां जो धरने पर बैठी हैं वो कोहिनूर से भी कीमती हैं। उन्होंने देश के लिए देश का तिरंगा ओलंपिक्स में फहराया, वरना वहाँ फहराना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं कितने लोगों ने आज तक फहराया है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, और एक ऐसे उस आदमी के लिए मैं क्या बोलूं, ऐसे सड़े हुए गड़तुम्बे के मुंह जैसे वाले ने क्या क्या बोला, खून खोलता है। उसके बाद पुलिस का एक्शन, उस बेटी के मुंह पर पुलिस वाली एक औरत का बूट रखा हुआ मुंह के ऊपर, कितने शर्म की बात है। वो जो औरत है वो औरत नहीं, वो कोई राक्षस नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन बहनों ने जो फैसला किया है कि उस मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे। मैं अपनी माँ के लिए वो फूल बहाने गया था, सिक्के भी थे, गिरने से पहले उन पंडों ने उठा लिए। उन तगमों को भी वो उठा लेंगे, और वो तगमे उनके पीढ़ियों के लिए धरोहर है। हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए भरपूर कि बहनों बेटियों ऐसा नहीं करना, उनको तो बिल्कुल नहीं बहाना। हम ये मजबूर कर रहे हैं लोग उनको बहाएं। और बहुत हम सबको मिलके ऐसा क्या हुआ, वो आदमी उसका मुंह, उसका नाम लेना मैं पाप समझता हूँ। जबान गंदी करने वाले लोग क्या समझता है वो अपने आप, गुंडे पाल रखे, ऐसे चलता है, ये है, बातें करता है, क्या हुआ कब हुआ, ऑल नॉनसेंस। कुरुक्षेत्र में बड़ी सभा होने वाली है, और कुरुक्षेत्र का आप जानते हो एक पूरा इतिहास है। जो नारी के न्याय की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तो एक तो हमें देश के स्तर पे जो पूरा देश में आंदोलन हो उसकी लय में काम करना चाहिए। दूसरा, इस डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ। ये संघर्ष काफी तीव्र चलेगा, लंबा चलेगा, इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं कल ही कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो एक व्यापक एकता बने, गांव तक, कस्बे तक, और जयपुर में इसको सेंट्रलाइज किया है। ये मेरे 2 सुझाव हैं। अभी ये शुरुआत है, आज बहुत से तरह के संगठन वगैरह वगैरह और भी जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ा जाए, बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए और उन कमेटियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाए, तब जाकर के ये मास आंदोलन बनेगा। और ये जो एक सुझाव बहुत अच्छा आया कि जो भी MP है उनके तो हाथ धो के पीछे पड़ जाना, वहाँ के जिला स्तर के लोगों को, तब ये कहें कि भाई आप दिल्ली सरकार है उस पर दबाव डालिए, और ये दबाव डालेंगे और ये जो पूरा जन आंदोलन बने, इसकी रूपरेखा 3 तरह से बन सकती है। और ऊपर जो सेंटर में पूरे देश में एक लय में आंदोलन चलेगा तो उसका असर होगा, ये मेरी है 3 तरह। आपकी एक बहुत बड़ी खोज है, आप आह्वान कीजिए, आप आंदोलन को गति दीजिए। हम लोग तन से, मन से, धन से संघर्ष करेंगे। और सरकार के घुटने पहले आपके नेतृत्व में टिकाए हैं, दोबारा इस सरकार के घुटने टेकेंगे। अपने अपने तरीके से उस मनोवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, तब देवीलाल जी ने, इन लोगों ने बड़ा मुकाबला किया। लालू जी ने, मुलायम जी ने, पूरे देश में सल्तनत को हिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और उसका कुछ असर भी पड़ा, मगर पूर्णतः असर आज तक नहीं पड़ पाया। साथियों, जरूरत इस बात की है, मैं जहाँ तक समझा, चाहे सतयुग की बात करें, चाहे द्वापर की करें, चाहे कलयुग की करें, चाहे त्रेता की करें, जब जब बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो कौरवों की सभा रही हो, चाहे वो अन्य सभाएं रही हो, जब जब बहन बेटियों की इज्जत पर किसी व्यभिचारी ने, किसी अत्याचारी ने हाथ डाला, चाहे वो रावण रहा, चाहे वो दुर्योधन रहा, निश्चित रूप से आप जैसे राजा राम जी वीर जैसे लोग
ईश्वर के रूप में आए और उनका खात्मा बहुत गलत तरीके से हुआ। मैं चाहूँगा इस मौके पर टिकैत साहब ने जो आह्वान हरिद्वार से किया, राधा राम जी मीर साहब ने आज जयपुर से जो आह्वान किया, ये गांव गली और मोहल्लों तक जाना चाहिए। हम डॉक्टर गंगाधर साहब है, राजकीय सेवा में हूँ। मैं भी इसमें कुछ अपना इनपुट देना चाहता हूँ और मैं जो समझ रहा हूँ, सोशल मीडिया दिल्ली भी लेके आया हूँ अभी 10 दिन छुट्टी लेके। मैं जो महसूस कर रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ, शायद हम इस संघर्ष को, इस लड़ाई को सही एंगल से देख ही नहीं पा रहे। सही अर्थों में जो हमारे समाज की लंबवत संरचना है, एक ऊपर, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे, वो जो संरचना है वो 2 भागों में बंट चुकी है। जो सदा से इस लंबवत संरचना के कारण लाभान्वित होता रहा है, वो वर्ग हर सूरत में, हर स्थिति में आतंकवादी हद तक अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। सोशल मीडिया के जितने भी कमेंट्स हैं, उनका अगर बारीकी से एनालिसिस और विश्लेषण करें तो हमें साफ साफ ये बात हर खुले मंचों पे बोलनी पड़ेगी कि हमारे समाज में जो उच्च वर्ग बना बैठा है, वो अपनी यथास्थिति किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता है। और मैं स्पेशली अपना समाज, फिर साथ में राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो गुर्जर समाज और मीणा समाज, ये वो समाज थे जो उस लंबवत संरचना के बीच की कड़ी में थे। इनका दायित्व था जो सही ढंग से नहीं निभाया गया। हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने जरूर कोशिश की थी कि हमसे नीचे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो छूट गया है, उस तबके को अपने साथ लें, अपनी शक्ति बढ़ाएं। जो मीर साहब इन दिनों में पिछले लगभग 8-10 साल से कर रहे हैं, SC ST OBC का गठजोड़ बना के, और जो लाभान्वित होने वाला तबका है उसे लड़ा जाए। हमें ये लड़ाई खुलेआम लड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने परसों परले रोज सोशल मीडिया में बाकायदा लिखा था कि ब्राह्मणवाद भारत के हर दौर और हर युग का हत्यारा है, ये हमें सरे इजलास कहना पड़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं आज भी, यानी सत्य जो है उस सत्य को सर्वमान्य मंच पे हम रख सके, उसको पाप सा बना दिया गया है। परिवेश इस तरह का हो गया है कि सच जो है वो कह दिया तो पाप लगेगा। तब हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि पापी कहना मंजूर है, लेकिन सच कहेंगे। इसलिए अपने को इसमें जो अपने से नीचे जो भाई है या SC ST OBC है, चेतना के तौर पे उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करो, मैं अभी गांधीनगर से मेरी भांजी हॉस्टल में रहती है, लड़कियों का हॉस्टल है, वो 1 महीने से उसको घर भेजने के लिए लेके आया। तो उसके जो वर्डिंग थे वो बहुत सोचने वाले थे कि मामा जस्ट 12वीं की है तो उनमें कोई समाज से प्रदूषण या जाति धर्म उसका अंश नहीं आया अभी। लेकिन 12वीं की बच्चों के हॉस्टल में ये चर्चाएं हो रही है, क्लियर कट डिवीजन है कि जो ब्राह्मणों की बच्चियां हैं वो एक तरफ हैं और जो अन्य तबके की हैं वो एक तरफ है। खुलेआम वो पक्ष ले रही है और ये कह रही है कि फिर हमारा भविष्य क्या है। तो इस पे बहस चल रही है हमारे हॉस्टल में 10 दिन से। तो हम ये उम्मीद करें, ये नारा, ये सर्व समाज वाली ये बात ही बकवास है। एक तरफ 90 है, एक तरफ 10 है। 10 की जो यथास्थिति है, 10 सदा से इस संरचना का जो लाभ ले रहे हैं, वो किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। वो आतंकवादी बन सकते हैं, लेकिन आपको इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और ये 10 और 90 के बीच की लड़ाई है। उन 10 के पास सारे संसाधनों पे कब्जा है। इस लड़ाई को इस एंगल से हम लड़ेंगे तो निश्चित हमारी जीत होगी, लेकिन हमारी तैयारियां पर्याप्त नहीं है। मीर साहब से हमारा अनुरोध रहेगा, जैसे भारतीय किसान यूनियन है या जैसे संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा है, किसान आंदोलन के समय जिस प्रकार से जितने भी किसान संगठन थे, उन संगठनों ने एक भाईचारा करके एकजुटता बनाई थी, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे मीणा समाज का हो, चाहे गुर्जर समाज का हो, चाहे SC समाज का हो, चाहे जाट समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, उन सारे सामाजिक संगठन जो है उनसे संवाद करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनका एक एकट बनाना पड़ेगा। और तब ये जो महागठबंधन बनेगा, तब जाके हम उन बॉर्डरों को रोक सकते हैं। आगे वाला कार्यक्रम तो हमें बिल्कुल जो खाप पंचायतें या संयुक्त किसान मोर्चा जो कॉल दे रहा है उसके अनुसार करना चाहिए। लेकिन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो इस मुगालते को निकाल दें और सरे इजलास सच को रखना शुरू करें। हमें सच रखना पड़ेगा, हम लिहाज में रख ही नहीं रहे हैं। जैसे मैं सरे इजलास कह रहा हूँ, मेरी नवोदय विद्यालय की अपब्रिंगिंग है और नवोदय जैसी एक सेकुलर संस्था में पढ़ने के बाद भी हमारी जो अपब्रिंगिंग की थी वो इस तरह की थी कि ये अम्बेडकर है, इसे नफरत करो, इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति पूरी, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे वो सेंटर की पार्टियां हो, राइट तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, वो भी 5-7 साल पहले तक अम्बेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि अम्बेडकर की पूरी फिलोसफी पढ़ो तो वो बिल्कुल महिला, दलित, दबे
कुचले सबके पक्ष की है वो, लेकिन वो 10% के पक्ष की नहीं है, इसलिए वो 10% को वो मंजूर नहीं है। इसलिए मेरा तो पढ़े लिखे लोगों से क्लियर कट अनुरोध ये है कि वो इस मुगालते में हो कि हम सामंजस्य और समन्वय बना के आगे बढ़ेंगे तो उनकी मूर्खता है। सामंजस्य और समन्वय इनके बीच में बन ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और इस देश से जो जाति है ये तब तक खत्म नहीं हो सकती जब जाति ब्राह्मण के लिए नुकसानदायक ना बन जाए। जिसके लिए जाति ब्राह्मण के लिए नुकसानदायक बन जाएगी वो अपने आप इसको समाप्त कर देंगे, तब तक ये खत्म हो ही नहीं सकती। खत्म हो ही नहीं सकती तो तब तक 10% है, संख्या में ज्यादा नहीं है, कब्जा करने का संख्या में ज्यादा नहीं है। इसलिए ये 90% को एक करने की कोशिश करें। और पढ़े लिखे लोगों से अनुरोध है, सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल सोशल मीडिया में अपने विचार बेबाकी से रख रहे, झिझकने की जरूरत नहीं है। पापी हो तो पापी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। जब एक तरफ रामचंद्र उस श्री राम के साथ बदभूषण जैसे गुंडा की फोटो लग रही है और पूरी यूपी में जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं, तब पाप नहीं लग रहा तो अपना पाप क्या ले रहा है। मैंने कल भी सोशल मीडिया में साफ साफ लिखा था कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ऐलान करता हूं कि मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे माँ और बाप की अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा, मेरे खेत की मिट्टी में समाहित कर दूंगा। हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम ये चाह रहे हैं कि बिना स्टैंड लिए हम समन्वय बनाते हुए सारे रिश्ते रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, संभव ही नहीं है। हमें बिल्कुल जो खराब रिश्ते हैं, जो हमें दबाते हैं या दब्बू बनाते हैं या मिट्टी मिट्टी करने के लिए बातें करते हैं, उन रिश्तों से आज किनारा कर लेना चाहिए। हमें रिश्ते वही रखने हैं जो सच और न्याय की लड़ाई में न्याय का पक्ष ले सके, वो भाई है हमारा। जब बबीता फोगाट के कार्य के लिए संगीता फोगाट बाकायदा लिख रही है कि वो देखी होगी रिश्ते को परिभाषित करने के लिए वो पर्याप्त है। जो सावरकर को धोखा रही है, जहाँ बबीता फोगाट और संगीता फोगाट लिख के रही है कि बहन की इज्जत नीलाम होती गई और तू गुलाम होती गई। तो इस तरह के जो गुलाम लोग हैं उनसे उम्मीद करना, उनसे संबंध रखना, उनसे भाईचारा रखना बंद कर दो। ये 10 और 90 की लड़ाई है। 10 और 90 की लड़ाई को 90 एक होकर लड़ सकते हैं, वरना 90 के पास संसाधन नहीं है। जय हिंद। प्रभावित हो गए। मेरे को भी उनकी बात बहुत अच्छी लगी है। उसी रेफरेंस में एक मेरे को बात याद आ गई। देखिए, मैं जो समझता हूँ समाज के बारे में खुद सोचता हूँ, इस देश में यदि मूल में कोई समस्या है तो है ब्राह्मणवाद या मनुवाद, और उसकी दूसरी जड़ है ये मंदिरों में जो जाने वाला कार्यक्रम है। यहाँ बैठे लोग बहुत सारे जाते भी होंगे, बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ब्राह्मणवाद से छुटकारा तभी आपका मिलेगा जब आप लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। अपने घर में छोटा मोटा मंदिर बना लीजिए, अगरबत्ती जलाइए, सब कुछ कीजिए, मगर मंदिरों में जाना यदि नहीं छोड़ोगे तो बात ही करते रह जाओगे। मेरा ये मानना है ये समस्या कभी जो है ना इस ब्राह्मणवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी 10 रुपए का भी किसी भगवान के प्रसाद नहीं चढ़ाया। मंदिर जाता जरूर है, लेकिन मैंने आज तक 10 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया है। और पिछले 2 सालों से मेरे को एक समझ में आई कि ये जो लाखों रुपए लगा के स्वामणी जना जना करता है, मेरे घर परिवार और रिश्तेदारों के अलावा मेरे दोस्तों के मैं स्वामणी में भी जाना मैंने बंद कर दिया। जब तक इस तरह के निर्णय कड़े नहीं लेंगे समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। इन्होंने जो बात कही है वो ये जो समस्या है, ये समस्या चाहे किसानों की समस्या थी पिछले बार, या ये समस्या है, या फिर सैनिकों की जो OROP के लिए समस्याएं थी, ये सब की जड़ जो ये बात 2 लड़कों ने अभी की है आपके सामने, ये बहुत गहरी बात कह के गए हैं। आपको मैं बताऊंगा, आपको सबसे बड़ा सम्राट इस देश में अशोक सम्राट हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है। इतना बड़ा अखंड भारत आज तक हुआ नहीं है। उसकी तीसरी पीढ़ी को जो राजा बना उसको ये कुछ कर रहे हैं, और वो करेंगे भी नहीं जब तक वो टिकैत साहब ने कुछ कहा था ना, घोड़ा लाठी दिए बिना ये सरकार काम नहीं करेगी। घोड़ा लाठी दिए से ही काम करेगी। लेकिन जो इन लोगों ने विचार रखे, जो जेंटलमैन अभी आए थे, इनके ऊपर गहरा विचार करना है। इन्होंने जो बात कही है ब्राह्मणिकल कल्चर और शूद्र लोग, ये अशोक सम्राट अशोक के बाद किस तरह से जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग 2 बना दिए इन्होंने। जो निम्न वर्ग में थे वो
उच्च वर्ग में आ गए, और हम जब सब क्षत्रिय लोग थे, उच्च वर्ग के थे, उनको सबको निम्न वर्ग में बना दिया। तो ये जो लड़ाई है, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की लड़ाई है, जिसके अंदर आप अनइक्वल हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, आपके हाथ में वोट है, लेकिन वो गुमराह किए हुए हैं आप लोगों को। तो इसलिए ये जो दो इन्होंने बात कही है, इस पर थोड़ा गहरा ध्यान देना है। अशोक, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, ये जो क्या बोलते हैं गोम्पा जो बनाते हैं ना, उनका जो मंदिर, बुद्धि का मंदिर है, वो बनाए थे, जो इन्होंने ब्राह्मणों ने सारे बर्बाद कर दिए। तीसरी पीढ़ी जो अशोक सम्राट की थी, हिस्टोरियन कोई होंगे यहाँ पे जानते होंगे, उनको एक ब्राह्मण जो चीफ आर्मी चीफ था, चंद्र क्या नाम था, हाँ चंद्रगुप्त, सुंग डायनेस्टी थी ना बाद में, ये सही बताया इन्होंने। वो उस सुंग ने ब्राह्मण सेनापति था, हाँ सेनापति था वो, उसने वध करे थे जिन्हें वो बौद्धों के, और सब वो बनाया था ब्राह्मण। अच्छा, उसके संतान नहीं थी, वो निसंतान था, जो तीसरी पीढ़ी का जो पोता था उसका, और इसकी वजह से क्या हो गया, वो राजा बन गया। उसके बाद में सारे उन्होंने जो बुद्ध मठ थे, उन मठों को बर्बाद कर दिया। फौजी भाई जो यहाँ या J&K में जो गए होंगे, देखे होंगे, जगह जगह खंडर पड़े हैं। हमने तो ये सोचा था, मैंने को तो यहाँ आके हिस्ट्री पढ़ी तब पता चला, हमने सोचा ये मंदिर मुसलमानों ने तोड़े हैं हमारे हिंदुओं के, ये नहीं, ये ब्राह्मणों ने मठों को तोड़ा है। वो मठ है एक ही डिजाइन के चौकोर आकार में, और वो खंडर पड़े हैं, आज भी खंडर पड़े हैं। वो याद दिलाते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ थे कि इन लोगों के चक्करों में आ गए। आज भी जिस तरह से हमें सता रहे हैं, आप इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते हो। आपको लगे या नहीं लगे, मगर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्रयोग किया था, अग्निमित्र और अग्निवीर जो सेना में लाए थे। 696 ईस्वी में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं पंडितों ने एक अग्निवंश स्थापित किया था माउंट आबू से, और उसके बाद में हमारी बर्बादी के रास्ते खुल गए। आज वही इतिहास वापस आ चुका है। इन्होंने वही हमारे भाइयों में से, हमारे में से ही कमजोर लोगों को पकड़ पकड़ करके अग्निवंश बनाया। आज उन्हें उसी तरीके से इन्होंने ये अग्निवीर जो पैदा कर रहे हैं ना आर्मी में, उसी तरीके से इतिहास वही दोहरा रहा है। आने वाला वक्त जो पहले था उससे बुरा आने वाला है। संसद के अंदर जहां अशोक स्तंभ होता था, वहां सिंगोल, राजाओं के पीछे जो राजदंड होता था ना, राजा की नहीं चलती थी, वो राजदंड किसके हाथ में होता था, राजगुरु के। वो कौन होता था, असली जो है वास्तविक स्थिति है वो है। और संसद में राजदंड स्थापित हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं आपको क्या करना है। यहाँ जाति का, समाज का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। यहाँ पूरे देश के अस्तित्व की बात है, हमारी बर्बादी है। ये विदेशी लोग हैं, हमें जब तक इतिहास पे गौर नहीं करेंगे, हम इन शैतानों से बच ही नहीं सकते। जय भारत। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, सामने विराजमान माता शक्ति को मेरा नमन। आज माताओं की हालत देखकर, बहनों की हालत देखकर मतलब शब्द हमारे पास है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उस तानाशाह सरकार को कि भले ये एक जाट की बेटी थी, लोग कहते हैं कि परिवार से आ रही है, जाति विशेष है। मानता हूँ जाति विशेष है, क्योंकि मेहनत जाट करता है, तो जो मेहनत करेगा वो उस लेवल पर जाएगा भी, और जो उस स्तर पर जाएगा सामना उस दरिंदे का उसी को करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्षेत्र की बात करते हैं कि ये एक क्षेत्र से निकल के आए हुए लोग हैं। ये सिर्फ एक आरोप आ रहा है उन पर कि एक परिवार वाले उसकी संख्या ऊपर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही एरिया सबसे पहले इन खेलों में भाग लेता है, तो आगे भी वही जा रहा है। साथ ही जैसा वकील साहब ने कहा, बड़े भाई भी बहुत कुछ कह रहे हैं, कैंडल मार्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो साहब, ये तो सब कर दाती है, कैंडलें भी खूब निकाल ली। अभी सही थी, क्या बोलते हैं बड़ा कलेक्टर सर्किल है ना, वहाँ हवन करके आया हूँ, सदबुद्धि करके आया हूँ उस ढोंगी के लिए। लेकिन ये सब तो हो चुका है, तो मैं तो साहब से वहाँ उपस्थित नहीं है, आप बड़े सामने बात रखना चाहूँगा कि वो बॉर्डर फिर अपना इंतजार कर रहा है। वो बॉर्डर अपना इंतजार कर रहा है। बहन बेटियों की लाश चीख चीख कर कह रही है कि आ जाओ, हमें बचा लो, आ जाओ, हमें बचा लो। सोशल मीडिया पर आप कमेंट देख सकते हैं बड़ों के। अगर बहन लाइव आती है और उसके ऊपर सर लाइव चलता है, तो जो इनके बैठाए हुए IT सेल के हैं, इनकी शर्म कहाँ चली गई। बहन के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, ये नहीं सोचते कि साढ़े कल को अपनी बहन की खिलाड़ी बनकर इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। मेरा तो एक सुझाव है, कैंडल मार्च भी हो रही है, शांति मार्च भी हो रही है, धरने प्रदर्शन भी हो रही है। अब तो हमें खुटा गाड़ देना है जाकर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर।
क्योंकि सारे बॉर्डर सील हो चुके हैं, सिर्फ शाहजहांपुर बॉर्डर ही ऐसा बचा हुआ है जो साहब का इंतजार कर रहा है, क्योंकि साहब ही उस बॉर्डर को घेरने की ताकत रखते हैं। और मैं पार्टी से बाहर हूँ, किसान आंदोलन में भी साथ था, जैसा भी मुझसे बन पड़ता था मैं वहाँ खड़ा मिलता था। और आज भी अगर साहब वहाँ होते हैं, जहाँ साहब का पसीना गिरेगा वहाँ खून गिराने की ताकत हम लोग रखते हैं और कदम से कदम मिलाकर साथ रहेंगे। आप लोग साथ बनाए रखना और बहन बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहन बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज ये मीटिंग जो हो रही है ना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। ये उस तानाशाह सरकार को धक्का मार के निकलेगी। और एक लाइन कह दूंगा, शायद जोश की आवश्यकता है, खींच लो तलवारें अपनी उड़ा दो गर्दनें उनकी, खींच लो तलवारें अपनी उड़ा दो गर्दनें उनकी, हमारी बहन बेटियों पर निगाहें हैं बुरी जिनकी, हमारी बहन बेटियों पर निगाहें हैं बुरी जिनकी। अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित मेहमान से और से बाहर से मेरे भाइयों राम राम। मेरे तो एक ये है सुझाव है कि नेशनल लेवल पे तो क्या आंदोलन हो, वो जो नेशनल लेवल पे डिसाइड करते हैं हमें उस कदम को उठाना चाहिए। उससे पहले राजस्थान लेवल पे अगर हमें कोई आंदोलन करने के लिए रूपरेखा बनानी चाहिए तो मेरे तो अभी जैसे एक ऑफिस में भी चर्चा हो रही थी कि हम वीर हनुमान जी की ऐसी कोई जगह से एक पद यात्रा शुरू करें जिसमें हमारी खिलाड़ी हैं उनको भी साथ लें, एक के उससे वातावरण बने और हम राजभवन का घेराव करके उसमें राज्यपाल को ज्ञापन दें। दूसरा ये है कि जो बीजेपी के एमपीज हैं उनके खिलाफ हम पर्सनल लिख के और पोस्टर चिपकाए उनके चारों तरफ, ताकि वो उससे अपने आप को दबाव में महसूस करेंगे। और तीसरा ये है कि अगर प्रधानमंत्री का कोई दौरा बनता है राजस्थान में, अजमेर वाला तो चला गया, तो उससे पहले हमें उनका विरोध प्रदर्शन करके पूरी तैयारी के साथ विरोध करना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में लाना पड़े। मैं उमेश चौधरी एडवोकेट रेंगस से आता हूँ, ये सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई जो शुरू की है, दिल्ली से शुरू हुई है, इसमें बेसिकली जो स्पोर्ट्समैन है वो हरियाणा से आते हैं और इसको एक सोची समझी साजिश के तहत केवल और केवल जाट समुदाय का आंदोलन और जाट समुदाय की अस्मिता से जोड़ करके इसको दिखाया जा रहा है, जैसे कि मीडिया वगैरह में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी समाज की, स्पोर्ट्समैन किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसमें एक भावना होती है खेल की, और खेल की भावना को जिस तरह से आहत किया गया है उसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी मीर साहब के शॉर्ट नोटिस पे हम 5 वकील आए हैं, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि इसके लिए आप जब भी जहाँ भी आप हमें बुलाएंगे हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। हम यदि आज ही ये सोचें कि हम कल कूच कर जाएं या परसों कूच कर जाएं तो उससे जिस तरह से हम जाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं। इसलिए हमें एक बार डोर टू डोर या फिर यूँ कहें कि संभाग टू संभाग टीम बनानी पड़ेगी और उसमें लोगों को जिम्मेदारियाँ देनी पड़ेगी। राम साहब, बलराम जाफर नाम है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मिल साहब की टीम का छोटा सा और सबसे पीछे खड़ा हुआ सिपाही हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है, इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। लड़ाई हमेशा आंदोलनों से जीती जाती है, घर बैठ के नहीं जीती जाएगी। आप यहाँ पंचायत कर लो, मिल लो, कर लो, लेकिन जब तक यहाँ से झंडा नहीं उठाएंगे और वहाँ पे संघर्ष नहीं करेंगे सड़क के ऊपर, तब तक ये लड़ाई नहीं जीत सकते। ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों के साथ साथ हमारी भी है। ये ऐसा नहीं है कि उनके साथ में आज हुआ है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह, आप उसके वीडियो उठा के देखो, सब पढ़े लिखे हैं, सब मोबाइल चलाते हैं। वो अनर्गल अनाप शनाप बकवास किया जा रहा है और उसका कोई सानी नहीं है, कोई उसको कहने वाला नहीं है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई है महिलाओं के लिए। तो मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे बड़े सबको नमस्कार। ईश्वर सिंह गोड़क, किसान हूँ तो किसान यूनियन का एक एक्टिव मेंबर मान लीजिए। जाट मार्केट में हमारे कैशियर रहे ये 2 दिन तक रात और दिन काम किया। वैसे मेरा बैंक से सीनियर 9 साल नौकरी छोड़ के समाज सेवा के लिए मैंने 9 साल पहले बैंक की नौकरी छोड़ी है। और कल भी मैंने राजा राम जी से रिक्वेस्ट किया कि अपन को कुछ एक्टिव होना चाहिए। ऐसा है भाइयों, ये कोई एक तो ये जाट जाति का कोई मसला नहीं है, तो आगे से अपन, मैं समझता हूँ ये बोलना ही नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि हरियाणा में ज़्यादा ये रेसलर और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो जाट समाज से आते हैं, लेकिन ये महिलाओं का मामला है, तो एक तो अपन ये कभी नहीं बोले। दूसरा, मेरा तो ये मानना है ये वापस वही घड़ी आ गई जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, तो अब आवश्यकता वैसा ही आंदोलन करने की है
तो इसके लिए राजा राम जी को अपन को अथोराइज कर देना चाहिए और वही काम करना चाहिए शाहजहाँपुर बॉर्डर जैसे। और लेकिन अपन अगवा नहीं होके भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे, क्योंकि वो भी आज वहाँ पे मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर रहे हैं, उनका जो निर्णय होता है उसको अपन को तन मन धन से एग्जीक्यूट करने के लिए अपन को तैयार हो जाना चाहिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। मेरा निवेदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गांव में या एमएलए एमपी से फर्क नहीं पड़ेगा। पंचायतें और खास पंचायतें जिस तरह दिल्ली को रोक रही है, मेरा निवेदन तो ये है कि अपन को दिल्ली रोड जाम करनी चाहिए सर्वसम्मति से। सबकी वहाँ अपन को नाकेबंदी करनी है, ये टोल फ्री करने हैं और देख लो उनके प्रोग्राम है, उनके साथ ये अपने तरफ से अपने अलग से प्रोग्राम बना करके राजस्थान की तरफ से अपनी कमजोरी आ रही है। अपने सर्वसम्मति से एक साथ दिल्ली रोड नहीं जाम करेंगे जब तक फर्क पड़ने वाला नहीं लोगों, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, ये कानून का आदेश हैं और इस गांव के शक्ति प्रदर्शन से मेरे हिसाब से इनके फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली से जरूर फर्क पड़ेगा, नेशनल हाईवे बंद होगा और अपना टाइम भी कम खराब होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय आप इस तरह से एक तारीख तय करें और अपने को दिल्ली रोड को जाम करें एक साथ इकट्ठा होके, क्योंकि ये हमारे समाज की बेटियों को मामला है, उनसे रिलेट करता है और एक कॉमन एक फार्मर की जो किसान फैमिली की बेटियों ने अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, उनके साथ खड़ा होना है। हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ज्ञापन दे सकते हैं, हस्ताक्षर करके उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं लीगल तरीके से। आई थिंक जैसे लीगल जो इसका प्रोस्पेक्ट है ना, क्योंकि इस जात महासभा में मेरे हिसाब से हर एक स्ट्रीम के लोग जुड़े हुए हैं, तो पर्सनली अपना एफर्ट्स कर सकते हैं, एक समूह में अपना एफर्ट्स दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इकट्ठे होके और अच्छे से अपनी बात रखें तो शायद इस मोदी सरकार पे असर पड़े। बहुत बढ़िया। उसने कहा महाराज ये तो कामत पकड़ो मरूं तो भाइयों के साथ ही, मैं अकेला नहीं मरूंगा। आज मैं जाटू हो रहा हूं, तुम्हारी पगड़ी दिल्ली में पड़ी है, तुम्हारी बेटियां बैठी है वहां और तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। और एक तरफ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं बदमाशों को मिट्टी में मिला दूंगा। आज उसके बलदौलत बीते क्या भाइयों? कुछ राजपूत समाज के निकम्मे अच्छे भी हैं, वो बयान दे रहे हैं ये तो जाटू की लड़की है। तो जाटू की लड़की फालतू है क्या इस देश में? और जाटू की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ तो अग्रवाल की लड़की रिपोर्ट लिखवाएगी क्या? हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के लिए करे, हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के लिए एक ओलंपिक प्लेयर से बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाएगा जाटू? ये बात हमारे समाज को या तो मिट्टी में मिला देगी या हम बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे, इस बात को ध्यान में रखना। हालांकि मैं भी बीजेपी का हूं, कोई दूसरी पार्टी का नहीं हूं। 360 बीजेपी इस देश में आएंगी, जाएंगी पार्टियां, जाट समाज, हम मर जाएंगे, आप मर जाओगे, तभी जीवित रहेगी, हमारा संविधान जीवित रहेगा। आज ओलंपिक और एशिया कॉमनवेल्थ के अंदर जितने भी प्लेयर जाते हैं उसमें 98% जाट और जाट की बेटी है। तब तो उन्हें गले लगाते हैं जो राष्ट्रीय झंडा ऊंचा किया, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान किया। अरे जिन बेटियों ने देश की इज्जत बचाई है, उनकी इज्जत के लिए नहीं खड़े होंगे तो धिक्कार हमारे जन्म को है। और इसका खड़ा होने की रूपरेखा आज से तैयार करेंगे। हम अल्टीमेट देते हैं 5 दिन में इसका निर्णय हो। हमें पार्टी से नफरत नहीं है, अन्यथा उसके बाद जाट समाज रोड जाम कर देंगे पूरे राजस्थान के और उसके बाद निर्णय लेंगे। भगवान तेजाजी की सतली पर इकट्ठे हो गए बीजेपी के नाम से, कोई जाट करेगा तो जाट की बाहर घेर देंगे। और नहीं तो जितने भी बीजेपी के अंदर हमारे भाई नेतागण हैं वो एक साथ खड़ा होकर बयान दें कि मोदी जी हमारी बेटियों को न्याय दिलाए। हमारे भाई हैं, वो दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ इस तंत्र के हैं कि एक समाज की बेटी है, तो ये समाज की बेटी जब पूरे विश्व में 207 देश इकट्ठे होते हैं ओलंपिक में, उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई है, उस ओलंपिक में मेडल लेके आई है, तब जाटू की पगड़ी ऊपर हुई थी, तब भारत का झंडा ऊपर हुआ था। आज बहुत बड़ा कल फैसला लिया है, जैसे भारतीय कुश्ती संघ है ऐसा ही विश्व का कुश्ती संघ है, उसने कही है 11 दिन में या तो निर्णय कर दो, नहीं भारत का झंडा नहीं फहराने देंगे हम किसी ओलंपिक में, ध्यान रखना। हम भारत को आउट कर देंगे, उससे बिना झंडे के ही लड़ना पड़ेगा। ये किसी नौजवान को पता है इस खबर का? पता है, ये हाथ उठा रहे हैं।
आज से प्रत्येक नौजवान जो व्हाट्सएप फेसबुक चलाता है वो अपने फेसबुक पर लाइव आए और उस पर भाषण दे, हमें एविलन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी न्याय दे, नहीं तो हम बीजेपी का विरोध कर देंगे। पूरे राजस्थान में बीजेपी के नाम से जाट जाया अगर नाम लेगा तो भगवान केदार जी की कसम है उसको वो जाट हो भी नहीं सकता फिर। और अगर हमें न्याय मिलता है तो आधा तो आप चाहो जिस पार्टी में वोट डालो, हमारा कोई आपसे विरोध नहीं है। नहीं तो मजाक करते रह जाएंगे। जाट खेत और बेटी के लिए गर्दन कटवा भी सकता है, काट भी सकता है। और जाटों के छोरे इतने गैंगवार कर रहे हैं, विश्व के फोन आगे जाके मार देंगे। हालांकि हम मना कर रहे हैं, इस तरह का घटिया काम मन नहीं करेंगे। कानून उसको सजा देगी। कानून भाई साहब कैसे सजा देगी? उसको तो सुप्रीम कोर्ट के बगैर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे पकड़ नहीं रहे। और कल का ये पत्रकार जानते हैं, कल का ट्वीट तो दिल्ली पुलिस का आपने देख ही लिया होगा कि ब्रजभूषण सिंह पर कोई अपराध साबित नहीं होता है, 15 दिन के अंदर हम कोर्ट में पेश कर देंगे। ब्रजभूषण से किसने पूछताछ करी? बेटियों से किसने पूछताछ करी? हमारा लाइव टेस्ट करो ब्रजभूषण का। मैं खेल बताता हूं आपको, यहाँ पढ़े लिखे समझदार सरपंच पंच पटेल बैठे समाज के। लाइव टेस्ट क्या होता है ये सबको नहीं पता हो तो आज इस मन से सुनो। लाइव टेस्ट में पूछा जाता है आप शराब पीते हो या नहीं पीते हो। उसका खून लेके जांच करी जाती है। शराब पीता है तो उसे थोड़ा डोज ज्यादा दिया जाता है उस दवाई का, और नहीं पीता है तो कम दिया जाता है। वो दवाई हमारे शरीर में जाने के बाद में जो दिमाग में खुराफात है कि इस चीज को छुपा दूंगा, इस चीज को बता दूंगा, वो खुराफात खत्म हो जाती है। फिर वो सामान्य आदमी हो जाता है। सामान्य आदमी होने के बाद कुछ परसेंट पहले उससे पूछे जाते हैं, जिनको वो ना कह रहा था उनको हाँ कहना शुरू कर देता है। हमें क्या पता, अगर ब्रजभूषण का पानी का इंजेक्शन लगा के पूछ लेंगे तो सही बोलेगा ना। और हमारी बेटियों पर भी पानी का लगा देंगे, हमारी बेटियों पर दूसरा लगा देंगे। इसका सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में इसकी जांच हो। अरे बेटियों के लिए नहीं खड़े हो सकते हम तो छात्रावास क्या करेगा? कभी बेटियों को छेड़ेंगे। परसों आज राजपूत समाज की बेटी छेड़ेंगे तो क्या हम ताली बजाएंगे? हम राजपूत समाज के साथ खड़े होंगे। 36 कौम की किसी भी समाज की बेटी छेड़ी गई हम उसके साथ खड़े होंगे। जाट समाज साथ रहेगी। हमारी बेटी छेड़ी गई तो कुछ बेवजह संत कहते हैं अपने आप को। वो क्या कर रहा है कि मैं संतों की सभा करूंगा। वो संत हो भी नहीं सकते। लाल कपड़े पहनने से संत नहीं होता। संत कर्म से होता है। संत आप भी हो, अपना घर पाल रहे हो, परिवार पाल रहे हो, खेती बाड़ी करके देश का अन्न से पेट भर रहे हो, क्या हम संत नहीं हैं? संत के लिए लाल कपड़े पहनने ही जरूरी है। और लाल कपड़े पहन लिए तो मैं ठीक संत जैसा कार्य करूं, आचार्य जैसा कार्य करूं तो बहुत अच्छी बात। हमारे महाराज यहाँ बैठे हैं, हमारे दादू दयाल महाराज बैठे। आप पे कोई आरोप है? जाट समाज का ये भगवान तुल्य है। आया गया को भोजन करके जाओगे, आया गया का सम्मान करके भेजता है। तो इन बच्चियों के पास में कोई भी सबूत नहीं है। आसाराम के पास कौन सा सबूत था? 6 बरस पहले मैं छेड़ी थी, जेल में क्यों है? राम रहीम के पास तो चिट्ठी ही नहीं थी। 10 बरस पहले हमारे साथ ये दुष्कर्म हुआ था, जेल में क्यों है वो? ये तो कह रही है लाइव टेस्ट करवाओ और हम साथ बैठी है। देखो आज ये मीटिंग है, इस मीटिंग में भाइयों निर्णय लेंगे और निर्णय हमारा बड़ा संवैधानिक होगा। हम नहीं कहते किसी का मारधाड़ करो, किसी का बुरा करो। सभी समाज हमारी है, देश हमारा है। हम प्रत्येक समाज के बहन भाई से प्रार्थना करते हैं कि ये भी एक यज्ञ है जुल्म के खिलाफ। इसमें हमारा साथ है और हमारी समाज एक होकर इसका विरोध करे। सरकार क्या चीज होती है? सरकार आप भिखारी होते हैं, आपके चुने हुए होते हैं। वो आपको क्या न्याय देंगे? उसको न्याय आपने दिया है। एमएलए एमपी हम भिखारी हैं भाई, हाथ जोड़ के सेवा का मौका देने, सेवा का मौका दे दिया। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी में जितने सेवक जाट समाज के एक का भी बयान आया है क्या? इन बेटियों के बोलते ही उन्हें निकाल देंगे। निकालने के बाद वो सरपंच नहीं बन सकते। मोदी को हमने इतना आसमान में चढ़ाया कि जो सांसद हैं उनमें से 20% तो सरपंच भी नहीं बन सकते। वो भी उसके नाम से सांसद बन गए। हुआ यूं कि प्रत्येक स्टेट से घोड़ों का ट्रक दिल्ली जा रहा था। उस घोड़ों के ट्रक में कुछ गधे चढ़ गए, वो भी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली वालों ने पूछी कि हमने तो घोड़े में गए थे, गधे कहां से आ गए? कि सब मोदी लहर में ये भी घोड़े ही दिखाई दे रहे थे। चले गए गधे, वो गधे हैं वहां।
राजनेता जनता का नौकर होता है, जनता का अंकुश खत्म हो गया तो राजनेता भगवान से भी नहीं डरेगा। और जाट समाज भारत में कमजोर नहीं है। बॉर्डर के ऊपर हमारे बहन भाई खड़ा होकर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। हमारे बहन भाई बेटियां जाके विश्व के अंदर राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज उस समाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक जाट के बेटे के पास मोबाइल है। आज से डेली 10-10 मिनट लाइव आओगे और हर सभा में भेजोगे, हर व्हाट्सएपों पर पूरे राजस्थान में, भारत में। ये भाई हरियाणा का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, ये तो सरकारों ने खींचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तो जाटों का गढ़ है। ये जाट बॉर्डर से थोड़ी बच गए। अब उत्तर प्रदेश की बेटी छेड़ी जाएगी तो हम चुप, हमारी छेड़ी जाएगी तो बेचारे उत्तर प्रदेश वाले। धन्यवाद बोलता हूं उन सरकारों का जो जाट सरदार हैं, आके दिल्ली बैठ जाते हैं।